आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज वजीर आज़म इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी पर दिलचस्प तनकीद करते हुए क्या फरमा रही थी, जरा ये सुनिए। इस हुकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ जो एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तनहा खड़ा है और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, काइंडली आप ये दौरे मत करें। अदील, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि आज ही बिल गेट्स भी पाकिस्तान में मौजूद थे। बिल गेट्स भी पाकिस्तान में मौजूद थे। अभी जब आपका प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो ऑस्ट्रिया के चांसलर से भी इमरान खान साहब की अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अब से चंद दिनों बाद इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। बरसों बाद चीन का दौरा करके आए हैं। अभी चीन का दौरा करके आए हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में जर्मनी जा रहे हैं। उसके बाद उनके बरतानिया के दौरे की तारीखें जो हैं वो तय हो रही हैं। मार्च में जो है OIC वज़राए खारजा का बड़ा इकट्ठ पाकिस्तान में होने जा रहा है। और मैं तो ये हैरान हूं कि तनकीद कौन कर रहा है, यानी और किस पे की जा रही है। यानी जिस शख्स पे तनकीद की जा रही है, इमरान खान, क्या ऐसे कामयाब दौरे माजी में हुए? उनके फॉरेन अफेयर्स के मारिया जो क्रेडेंशियल्स हैं, यानी इस फ्रंट के जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इमरान खान क्रेडेंशियल्स हैं, वो तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की तारीख का वो शायद वाहिद वजीर आजम कहा जा सकता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर जिसने कारकर्दगी दिखाई है। और दूसरी जानिब तनकीद वो कर रहे हैं कि जिनकी गवर्नमेंट में वजीर खारजा ही नहीं था, जिनकी यानी ये इंपॉर्टेंस थी कि वजीर खारजा ही नहीं था। और जो कश्मीर के मामले पर अपने दौरे भारत में वो क्या हुर्रियत रहनुमाओं के साथ वो क्या सलूक करते थे, और वो किस तरह से वो कहा जाता था जी फॉरेन ऑफिस के लोगों को वो कुलभूषण का नाम नहीं लेना। तो ये तस्नीम असलम का इंटरव्यू जो है वो ईसा नकवी साहब ने किया था, उसमें ये इंकशाफात सामने हुए थे। तो ये बात मुज़हिका खेज लगती है, बल्कि ये देखकर हंसी आ रही थी कि तनकीद किस पे की जा रही है। और यानी अगर दौरों का मैंने पिछले जो इनके बरसों में 3 बरसों में होने वाले दौरे हैं उनकी तो बात ही नहीं की, सिर्फ 2022 में जो कुछ ये हो रहा है और जो चीन के दौरे को जिस तरह से इस पे प्रोपेगेंडा किया गया। डॉक्टर अशफाक हसन आप ही के प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि ये इतना कामयाब तरीन दौरा था जिसमें यही तो वो चीज जिसकी मैं कब से बात कर रहा था कि कहा गया जी इमरान खान भीख मांगने चले गए हैं, लेकिन इमरान खान वहां पर CPEC के सेकंड फेज में बाकायदा पाकिस्तान दाखिल हो गया, पाकिस्तान और चीन, और उसमें अरबों डॉलर्स की सिर्फ एक जो सेगमेंट है उसमें कुछ 4.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसमें आ रही है ग्वादर में। ठीक है, ये अफसोसनाक होता है अपनी सियासत के लिए। इस हुकूमत की खारजा फ्रंट पर कामयाबी थी जो अभी प्रोग्राम में जिनको हमें डिस्कस किया। जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने हमारे एक टीम मेंबर उस्मान चौधरी साहब से गुफ्तगू की है और उन्होंने दावा किया है कि वो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ एक दावा दायर करने जा रहे हैं। सो वो क्या फरमा रहे थे, जरा ये सुनिए। सर क्या कर रहे हैं? जस्टिस गुलजार पे मैं दावा कर रहा हूँ कि उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाए। मुल्क को लूट के अमेरिका फरार हो गए, ये गुलजार कर गया, अपने आप को प्लॉटों की तफसील दे और करप्शन पे बात होगी। आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं सर आप। जब से ऑपोजिशन में हूँ फ्रेश ही हूँ। फ्रेश होंगे तो हुकूमत को घर भेज देंगे। हुकूमत तो घर भेजने की बात तो अदील एक तरह से समझ आती है, ऑपोजिशन का काम यही होता है, लेकिन ये हर रिटायर होने वाले जज के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों शुरू कर दिया जाता है? ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इस पे जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको इस मामले पर नोटिस लेकर इस पर अब फुल स्टॉप लगना चाहिए। उससे होता क्या है, ये बहाना तो ये किया जाता है ना कि जज साहब रिटायर हो गए हैं, हम उसके बाद कुछ भी कह सकते हैं। जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जो कैंपेन की गई, लेकिन उससे अदलिया पर दबाव आता है। फैसले करते वक्त ये जज साहिबान को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपने रिटायर होना है, उसके बाद हमने आपकी फिर किरदार कशी करनी है। अब ये देखें ना कि कैप्टन सफदर साहब जो अपने
वो करप्शन वाले केस में आए हुए हैं, और वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार, जिनका दौर जो है वो बहुत अच्छा दौर गुजरा है, और वो बड़े अपराइट जज साहिबान में जिनका शुमार होता था और बड़े क्लीन लोगों में उनका शुमार होता है, और उनके दौर में जिस तरह से उन्होंने केसेस सुने और उस पर फैसले दिए, बड़े नडर जज, और उन पर अब उनकी भी किरदार कोशिश शुरू कर दी है। क्या तासुर दे रहे हैं जी ये कि उन्होंने कोई करप्शन किया या वो बाहर चले गए हैं, उनको वापस लाया जाए। इसी तरह जस्टिस साकिब निसार साहब से मुतल्लिक जो है वो किस तरह से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, अपने सियासी मकासद के लिए कैंपेन शुरू कर दी गई। इसी तरह आसिफ सईद खोसा साहब या कोई भी जो जज जो है वो रिटायर होता है, तो मैं समझता हूं कि इस पर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपने आने से एक दिन कबल फुल कोर्ट रेफरेंस में भी इससे मुतल्लिक बात की थी, और ये जो सोशल मीडिया पर जो जज साहिबान के खिलाफ उनको यानी स्कैंडलाइज किया जाता है, तो अब जो जिस तरह से हमारी सोसाइटी में अब ये काम शुरू हो गया है ना कि वक्त का वजीर आजम भी महफूज नहीं है, ये इन स्कैंडल्स पे ये जो स्कैंडलाइज किया जाता है, तो इस पे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में अब कुछ चीजें सामने आनी चाहिए और आएंगी। ऐसा ही राना सनाउल्लाह साहब ने अदलिया और जजेस के खिलाफ एक बयान दिया था, वो क्या कह रहे थे ये भी सुने। मैं भी ये बता दूं कि तुम अगर घटिया साजिशें करने पे तुले हुए हो, अब तुम्हें कोई बरकर्शद नहीं मिलेगा, और अगर कोई बरकर्शद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। सदीक, राना सनाउल्लाह साहब को सुना आपने, कैप्टन टाइट सदर साहब को आपने सुना, सो इस तरह का प्रोपेगेंडा किसी भी जज के जाने के बाद ये क्यों शुरू हो जाता है? क्या अब यही एक रास्ता रह चुका है हमारे पास या हमारे सियासतदानों के पास कि जब कोई शख्स चला जाता है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो जज है, या चाहे वो कोई भी शख्सियत है, तो उसके बाद उसके खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा करना चाहिए? लेकिन जायज तनकीद जो है वो की जा सकती है, और ये बात जजेस की जाने से भी कहा जाता है कि आप जायज तनकीद करें आप, और यही बात उमर बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप हमारे फैसलों पे जरूर बात कीजिए, लेकिन जजेस की जात को टारगेट मत कीजिए। जिस तरह अदील बड़ाई साहब ने इशारा किया, देखें इस वक्त अगर हम देखें मुल्क की जितने भी बड़ी शख्सियात हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखें इमरान खान साहब, उनके हवाले से मीडिया पे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, उनकी अहलिया के हवाले से क्या हो रहा है। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से देख लीजिए, अदलिया के हवाले से देखिए क्या कुछ हो रहा है, आप आर्मी चीफ के हवाले से देखिए, आप फौज के हवाले से देखिए, आप पाकिस्तान के इदारों के हवाले से देखिए, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। देखें, आप प्राइम मिनिस्टर की जबान से सुने या आप आर्मी चीफ की जबान से सुने या आप BISPR की जबान से सुने, हमें क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर क्या है? 5th जनरेशन वॉर के बारे में बताया जाता है कि लोगों के अंदर जो है वो इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, लोगों को इदारों के खिलाफ करना, लोगों को फौज के खिलाफ करना। लेकिन इस 5th जनरेशन के साथ लड़ना किसने है? इस 5th जनरेशन वॉर का जो लोग हिस्सा बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? FIA के साइबर क्राइम विंग ने। लेकिन आप देखें, FIA के साइबर क्राइम विंग ने आज तक कोई एक केस बताएं पिछले 3.5-4 सालों में जो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या इनकी जात पे जो अटैक किए जाते हैं, झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, स्कैंडलाइज किया जाता है, एक बताए मुझे किसी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया हुआ FIA के साइबर क्राइमिंग ने। बल्कि FIA ने जब भी किसी को उठाया है तो इतने भोंडे अंदाज से उठाया है, इतने गलत अंदाज से उठाया है, इतने गलत तरीके से उठाया है, ऐसे गलत तरीके से कार्रवाई किया कि उसको हीरो बना दिया, अदालतों से उसको रिलीफ मिला। मेरे ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी को और तमाम इदारों को, हुकूमत को एक मामले पर ऑन बोर्ड आना चाहिए, और वो मामला है ये जो तूफान बदतमीजी है, ये जो 5th जनरेशन वॉर है, ये जो इदारों के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। और अदलिया को चीज देखनी चाहिए कि अगर पहले साकिब निसार साहब रिटायर हुए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, उनको गालम गलोच शुरू हुई, तो खोसा साहब ने कहा ठीक है वो साकिब निसार साहब थे, मेरा उनसे क्या लेना देना। खोसा साहब रिटायर हुए, उनके खिलाफ गालम गलोच शुरू हो गई। गुलजार साहब गए, उनके खिलाफ भी सारा मामला शुरू हो गया। देखें, जो कुछ ये तीनों करते रहे हैं वो जाती कैपेसिटी नहीं करते रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, वो इनके जाती फैसले नहीं थे, और उन फैसलों में इनके साथ जो जजेस बैठते रहे हैं वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो अब
उम्र यानी कि बंदियाल हमें साहब को ये बात इसको देखनी फिगर होगी, आउट करना चाहिए। जी बिल्कुल, फिगर आउट करना चाहिए कि अगर इस तरह से हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। आगे मूव करेंगे नाज़रीन, दिल आपकी तरफ आऊंगे। एक जानिब जहां पर एहतसाब के नाम पर एक हुकूमत बनती है और ये एक मेन उनका एजेंडा होता है कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है और उसको तेज करने का अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि हमने उसको तेज करना है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एहतसाब के जो कानून है उसमें हैरान कुन कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। तो वो क्या तब्दीलियां हैं, जरा मैं चाहूंगी नाज़रीन से आप डिस्कस कीजिएगा। देखें, एक तो कायमा कमेटी ने आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने जो ऑर्डिनेंस जब ऐवान में आ गया, कायमा कमेटी को गया, आज उसकी मंजूरी दे दी है। एक जानिब हुकूमत खुद प्राइम मिनिस्टर साहब करप्शन के केसेस में, एहतसाब के मामले में केसेस की जल्दी प्रोसीडिंग्स और इनका जल्दी डिस्पोज ऑफ होना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं की हुकूमत जो कानून सामने लेकर आ रही है वो बड़ा ही हैरानकुन है। जो ऑर्डिनेंस आ गया, किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि ये ऑर्डिनेंस जो कि अब आगे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है, पहले जो सेक्शन 16 था, सेक्शन 16 में क्या चीज थी? सेक्शन 16 में थी कि विद इन 30 डेज जो ट्रायल है ये मुकम्मल होगा, एहतसाब अदालत इसको 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करेगी और डे टू डे हियरिंग होगी। लेकिन इसमें जाहिर है 1 महीने में तो केस खत्म नहीं होता था, केस चलते हैं महीनों। लेकिन उसमें जो जज साहब होते हैं, जो इस ट्रायल कोर्ट के जज साहब होते हैं, उनको जो ऊपर मॉनिटरिंग जज होते हैं उनको इसका जवाब देना पड़ता है कि क्या रीजन है, ये केस क्यों आगे जा रहा है। एक ये चेक था, बेशक 1 महीने में फैसला नहीं होता था। अब क्या हुआ है, केस में एक जानिब आप चाहते हैं कि केसेस जल्द से जल्द निपटें, बजाय इसके कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि केसेस जल्द से जल्द निपटें, आपने कानून में यह चीज शामिल कर दी कि ट्रायल 6 माह में मुकम्मल किया जाए। और अगरचे इसमें यह बात लिखी है कि डे टू डे हियरिंग की जाए, लेकिन उससे एक वो जो चेक था कि ये क्यों केसेस डिले होते हैं, जिसमें उन जज साहबान को ऊपर बताना पड़ता था जो उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग का तरीकाकार होता है, लेकिन अब इसमें 6 महीने लिख दिया गया है। अच्छा, उसमें एक रीजन क्या थी कि ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल होने थे और इसमें यह कहा गया था कि जी अब जो एविडेंस रिकॉर्ड होने का यह तरीकाकार होगा। लेकिन अभी तक एहतसाब अदालतों में ना तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से कानून बन गया दिल, लेकिन अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन में इतना टाइम लगेगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, ये देखें कि आपने खुद ये लिख दिया कानून में कि अब 6 महीने में करें जी। 1 महीना ठीक है, आप उसमें ये कह सकते हैं अनरियलिस्टिक है और आप उसको 1.5 महीना 2 महीना कर सकते हैं, या 1 महीने का अगर पहले से चला आ रहा है और वो 1 महीना जो लिखा हुआ है आपने उसको एड्रेस करना है कि 1 महीने में क्यों फैसले नहीं हो रहे। अब खुद जब ये कह रहे हैं कि केसेस के फैसले 6 महीने में हो, फिर तो ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। इस पर जो नायब है उसको बड़ी रिजर्वेशंस भी हैं कि एक जानिब हुकूमत ये कहती है कि ये केसेस जल्दी जल्दी निपटाए जाने चाहिए और दूसरी जानिब जो है वो कानून में ये तरमीम कर दी गई है। और मैं समझता हूं कि अभी जो रिसेंट एहतसाब का जो ऑर्डिनेंस आया, एक तो मसला ये है कि उसमें इनपुट भी बहुत से लोगों की थी, सिर्फ उसमें लॉ मिनिस्ट्री की इनपुट नहीं थी, उसमें बहुत से लोगों की इनपुट चूंकि थी, उसमें बहुत से लोगों को वहां से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एग्जेम्प्ट करने से क्या हुआ, अभी साफ पानी केस में देख लें, वहां पर दर्जनों लोगों को, दर्जन भर लोगों को फायदा हो गया। इस तरह 1-2 और केसेस में लोगों ने इसी तरह रिलीफ लिया कि जी नए कानून के तहत तो हमें इस्तिस्ना मिल गया है। तो हुकूमत एक जानिब एहतसाब का नारा लगाती है और दूसरी जानिब इस तरह के कानून बनाती है। तो अब इस वक्त हुकूमत को ये टास्क अपने सर लेना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं कि क्विक अकाउंटेबिलिटी हो तो उसके लिए तमाम जो लॉज बनाए हैं इनको इंश्योर करना और इसको क्विक इंप्लीमेंट करवाना भी इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है।